नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पहली रेल लाइन बैरारी सायरंग और उसका उद्घाटन भी किया। आपको बता दें 51 किलोमीटर लंबी बैराबी सायरंग रेलवे लाइन के जरिए मिजोरम की दिल्ली, गुवाहाटी और कोलकाता से सीधी रेल कनेक्टिविटी हो गई है। इस रेलवे रूट में आपको बताते चले 45 सुरंग, 88 छोटे और 55 बड़े ब्रिज है। इसके अलावा 114 मीटर ऊंचा देश का दूसरा पियर ब्रिज भी है, जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। पीएम ने कहा, लंबे समय से हमारे देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही थी, वहीं जिन्होंने मिजोरम को अनदेखा किया, लेकिन आज मिजोरम फ्रंट लाइन में है। Friends, for a long time, some political parties in our country practice vote bank politics. Their focus was always on places which had more votes and seats. The entire Northeast, including states like Mizoram, suffered greatly because of this attitude. But our approach is very different. Those who were earlier neglected are at the forefront now. Those who were once marginalized are the mainstream now. For the past 11 years, we have been working for the development of the Northeast. This region is becoming the growth engine of India. तो चलिए अब विस्तार से इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको मिजोरम की राजधानी आइजोल लिए चलते हैं, जहां राजधानी अब भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है और कैसे ये देश की नई उपलब्धि न केवल मिजोरम बल्कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विकास और नई संभावनाओं के लिए खोली गई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ने वाली बैराबी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया। आइजोल अब भारत के रेलवे मानचित्र का हिस्सा बन गया है। ये परियोजना 8070 करोड़ की लागत से पूरी हुई है और इसमें जटिल भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 45 सुरंगें बनाई गई है। इसके अलावा 55 बड़े और 88 छोटे पुल भी शामिल है। ये परियोजना मिजोरम और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विकास की नई राह खोलती है। आइजोल जैसे दूर दराज के क्षेत्रों को अब देश के बाकी हिस्सों से जोड़ना संभव हो गया है। ये केवल एक रेलवे लाइन नहीं, बल्कि मिजोरम के लोगों के लिए रोजगार, शिक्षा, व्यापार की नई संभावना का मार्ग भी है। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। खराब मौसम के कारण वे आइजोल नहीं पहुंच पाए, लेकिन मिजोरम एयरपोर्ट से ही कार्यक्रम में वर्चुअली हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मिजोरम विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये ऐतिहासिक दिन न केवल मिजोरम के लिए बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए गर्व का पल है। उन्होंने 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो मिजोरम को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ेगी। बैराबी सैरांग रेल लाइन को बनाने में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 45 सुरंगों का निर्माण, 55 बड़े और 88 छोटे पुलों का निर्माण और कठिन भौगोलिक में ट्रैकिंग का काम अत्यंत जटिल था। रेल परियोजना में इस्तेमाल हुई तकनीक ने निर्माण की गति और सुरक्षा दोनों को सुनिश्चित किया। ये रेल लाइन न केवल यातायात के लिए बल्कि माल परिवहन के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें मिजोरम और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। रेल लाइन के जुड़ने से मिजोरम में पर्यटन, व्यापार और शिक्षा को नई गति मिलेगी। अब लोग आइजोल और आसपास के इलाकों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। स्थानीय उत्पादों का परिवहन आसान होगा, जिससे किसानों और छोटे व्यापारियों को सीधे लाभ मिलेगा। ये परियोजना न केवल कनेक्टिविटी बढ़ाएगी बल्कि पूर्वोत्तर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।
पूर्वोत्तर भारत में रेलवे नेटवर्क का विस्तार राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मिजोरम को रेल नेटवर्क से जोड़ना देश के दूर दराज के इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये परियोजना भारत के विकास और डिजिटल एवं भौतिक कनेक्टिविटी के महत्व को दर्शाती है। रेलवे के जरिए मिजोरम के लोग न केवल देश के बाकी हिस्सों से जुड़े रहेंगे बल्कि राष्ट्रीय अवसरों का हिस्सा भी बनेंगे। अब मिजोरम में और भी रेल परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है, जिससे पूरे राज्य में नेटवर्क और मजबूत होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी आश्वासन दिया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को और विकसित किया जाएगा। ये ऐतिहासिक उद्घाटन न केवल मिजोरम के लिए बल्कि पूरे भारत के विकास के लिए एक नई राह खोलता है। आइजॉल अब सिर्फ मिजोरम की राजधानी ही नहीं बल्कि पूरे देश के रेलवे मानचित्र का गर्वमय हिस्सा बन चुका है। पीएम मोदी के अनुसार पिछले 11 सालों से नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए काम कर रहे हैं। ये क्षेत्र देश के लिए ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। पिछले कुछ सालों में उत्तर पूर्व के ज्यादातर राज्य रेल नेटवर्क से जुड़े। ग्रामीण सड़कें, हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्शन, पानी और बिजली का कनेक्शन मजबूत हुआ है। मिजोरम को उड़ान स्कीम का भी लाभ मिलेगा। बहुत जल्द यहाँ हेलीकॉप्टर सेवाएं भी शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, काफी लंबे समय से हमारे देश की राजनीति पार्टियों ने वोट बैंक पॉलिटिक्स के जरिए पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों को नजरअंदाज किया, मगर हमारा नजरिया पूरी तरह से अलग है। जिन्हें पहले नजरअंदाज किया गया अब वो हमारी पहली प्राथमिकता है। इस समय दिल्ली से पूर्वोत्तर भारत के लिए 3 राजधानी एक्सप्रेस चलती है। डिब्रूगढ़ राजधानी रोज वाया कानपुर, मुगलसराय और बरौनी के रास्ते चलती है। डिब्रूगढ़ राजधानी वाया लखनऊ, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर और बरौनी सप्ताह में 5 दिन चलती है। इसी तरह अगरतला तेजस राजधानी सप्ताह में 1 दिन चलती है। इसका रूट गुवाहाटी तक है, जो कि साइरांग राजधानी एक्सप्रेस का है। आज का ये ऐतिहासिक दिन मिजोरम और पूरे पूर्वोत्तर के लिए गर्व और उम्मीद की नई कहानी लेकर आया है। आइजॉल अब भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है और इससे न केवल लोगों की यात्रा आसान होगी बल्कि राज्य के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास को भी नया गति मिलेगा। रेल नेटवर्क की ये कड़ी मिजोरम को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है, नए व्यापार के अवसर खोलती है और पर्यटन को बढ़ावा देती है। स्थानीय किसान, व्यापारी और युवा अब आसानी से देश भर में अपने उत्पाद, सेवाएं और प्रतिभा पहुंचा सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस उद्घाटन के माध्यम से ये संदेश दिया कि भारत के हर कोने को मुख्य धारा से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। मिजोरम अब केवल भौगोलिक रूप से नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास के नक्शे पर भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। भविष्य में इस रेल नेटवर्क का विस्तार पूरे राज्य और पूर्वोत्तर क्षेत्र में और भी नए अवसर लेकर आएगा। ये सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं बल्कि मिजोरम और भारत के विकास की नई दिशा है। साथ ही आइजॉल गर्व के साथ कह सकता है, अब हम भारतीय रेलवे मानचित्र का हिस्सा है और ये कदम हमारे विकास और राष्ट्र की एकता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। तो वहीं मिजोरम के बाद 2 साल पहले मणिपुर में हुई हिंसा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूराचांदपुर में विस्थापित लोगों से मुलाकात की। वहीं चूराचांदपुर वह क्षेत्र है जहां 2023 में हिंसा का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। यहां भारी बारिश के बावजूद पीएम मोदी ने इम्फाल एयरपोर्ट पर 65 किमी का सफर तय कर, आपको बता दें, पीस ग्राउंड में राहत शिविरों में मौजूद बुजुर्गों और बच्चों से बातचीत की। उनके साथ राज्यपाल अजय कुमार भल्ला भी मौजूद थे और साथ ही विकास करोड़ों की परियोजनाओं की बड़ी सौगात भी दी गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर दौरा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि 2 साल की चुप्पी के बाद पहली बार सीधे उन जख्मों को देखने और समझने की कोशिश थी जिनकी गूंज आज भी चूरचांदपुर की पहाड़ियों में सुनाई देती है। इम्फाल एयरपोर्ट से करीब 65 किलोमीटर की यात्रा कर भारी बारिश और कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच प्रधानमंत्री ने पीड़ितों से मुलाकात की, बुजुर्गों से हाथ मिलाया, बच्चों के सिर पर हाथ रखा और राहत शिविरों में रहने वाले परिवारों से बातचीत कर भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है और रहेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के विकास के लिए 7300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिनमें शहरी सड़कों और जल निकासी से लेकर महिलाओं के छात्रावास, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं तक शामिल हैं। इम्फाल में भी 1200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जिनसे राज्य की बुनियादी ढांचा जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की गई है। सरकार का कहना है कि मणिपुर सिर्फ एक सीमावर्ती राज्य नहीं, बल्कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अहम स्तंभ है। एक ऐसा राज्य जो भारत के दक्षिण पूर्व एशिया कनेक्शन का दरवाजा है। मणिपुर के लोगों को करोड़ों की विकास परियोजनाओं को सौंपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मणिपुर की धरती आशा और उम्मीद की भूमि है। दुर्भाग्य से हिंसा ने शानदार इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था, लेकिन अब मणिपुर में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है। जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन बहुत जल्द राजधानी इम्फाल को नेशनल रेल नेटवर्क से जोड़ देगी। मणिपुर की ये धरती, ये क्षेत्र आशा और उम्मीद की भूमि है, लेकिन दुर्भाग्य से हिंसा ने इस शानदार इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। थोड़ी देर पहले मैं उन प्रभावित लोगों से मिला हूं जो कैंप्स में रह रहे हैं। उनसे बातचीत के बाद मैं कह सकता हूं कि उम्मीद और विश्वास की नई सुबह मणिपुर में दस्तक दे रही है। साथियों, किसी भी स्थान पर विकास के लिए शांति की स्थापना बहुत जरूरी है। बीते 11 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में दशकों से चल रहे अनेक विवाद, अनेक संघर्ष समाप्त हुए हैं। लोगों ने शांति का रास्ता चुना है, विकास को प्राथमिकता दी है। मुझे संतोष है कि हाल ही में हिल्स और वैली में अलग अलग ग्रुप्स के साथ समझौतों के लिए बातचीत की शुरुआत हुई है। यहां पर कनेक्टिविटी हमेशा से बहुत बड़ी चुनौती रही है। अच्छी सड़कें ना होने की वजह से आपको जो परेशानी आती रही है, वो मैं भली भांति समझता हूं। इसलिए 2014 के बाद से मेरा बहुत जोर रहा कि मणिपुर की हमारी सरकार के दौरान ही मणिपुर में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है। जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन बहुत जल्द राजधानी इम्फाल को नेशनल रेल नेटवर्क से जोड़ देगी। इस पर सरकार 22,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 400 करोड़ की लागत से बना नया इम्फाल एयरपोर्ट एयर कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई दे रहा है। इस एयरपोर्ट से राज्य से दूसरे हिस्सों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी शुरू की गई है। हालांकि विपक्ष इस दौरे को तमाशा करार दे रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री की 3 घंटे की यात्रा को प्रतीकात्मक और अपमान कहा। राहुल गांधी ने कहा कि असली मुद्दा वोट चोरी है, मणिपुर नहीं। और वहीं प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि अगर वो पहले आते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। मणिपुर में बहुत समय से इशू है, अब जा रहे हैं, ठीक है, बट मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। हरियाणा का, महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया, कर्नाटक में हमने दिखाया। तो मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। सब जगह लोग यही कह रहे हैं, वोट चोर। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री मणिपुर में हैं और जनता के सामने खड़े हैं,
तो ये केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्या पीड़ितों की आवाज दिल्ली तक जाएगी? क्या जिन लोगों ने अपने घर खोए उन्हें इंसाफ मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मणिपुर फिर से एकजुट होगा? मणिपुर का घाव गहरा है और जो दवा अब दी जा रही है वो शायद समय रहते दी जाती तो असर ज्यादा होता, लेकिन उम्मीद की एक किरण तब भी बाकी है जब देश का सबसे बड़ा नेता खुद जमीन पर उतरकर उन आंखों में देखता है जो इंसाफ की बाट चो रहे हैं। अब देखना ये है कि ये दौरा किस तरह मणिपुर के लिए नई सुबह की शुरुआत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 25 करोड़ नागरिकों ने बनाया है समर्थ उत्तर प्रदेश का विजन 2047। विषय विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त IAS IPS वैज्ञानिक, कुलपति, प्रोफेसर, चिकित्सक एवं सेक्टोरल स्पेशलिस्ट का पैनल कर रहा है जनपद से ग्राम स्तर तक जन संवाद। तो प्रत्येक नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव देकर बन रहा है यूपी के विकास में भागीदार। मोबाइल से QR कोड स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। ये पोर्टल पूरी तरह निशुल्क है और 5 अक्टूबर 2025 तक खुला है। आपके सुझावों से तैयार होगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। विकसित यूपी के निर्माण में बनिए सहभागी। हम मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश 2047 का समर्थ उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो वहीं मणिपुर दौरे को लेकर विपक्ष के सवालों के बीच अब एनडीए के नेता भी पलटवार कर रहे हैं। बिहार के गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए तो सवाल उठे, अब जा रहे हैं तो भी आलोचना हो रही है। मांझी ने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वे सिर्फ बयानबाजी में लगे हुए हैं। देखिए, इन लोग कब वो क्या बोल देंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसीलिए इन लोगों की बात को कोई तवज्जो नहीं देता है भारत का मतदाता। पहले तो कहते थे कि मणिपुर काहे नहीं जा रहे हैं, वो मणिपुर के चले गए थे तो मणिपुर को कल्याण करके चले आए थे राहुल गांधी, और उस समय कहते थे कि कोई नहीं जाता है। अब जाते हैं तो फिर क्यों बोल रहे हैं वो? मणिपुर एक इम्पोर्टेंट राज्य है, वहाँ पर हर प्रकार की शांति की व्यवस्था कर ली गई है और उसका विकास करने का प्लान क्या कहते हैं प्रिंट बना लिया गया है। तो मोदी जी वहाँ कुछ जा करके सौगात देने जा रहे हैं, वो जा करके क्या वहाँ पर ये पहाड़ सर किए हैं, तो वो तो सिर्फ बोलते हैं लोग। रही बात जिस मुद्दा का नाम आप ले रहे हैं, अब कोई मुद्दा है? जब सब कोई कह रहा है कि इतना ट्रांसपेरेंसी है, देखिए आधार कार्ड की बात कर रहे थे तो आधार कार्ड का भी बात आ गई। आज हम पढ़े हैं कि आधार कार्ड पहले किसी का ऐसी बन जाता था, लेकिन अब आधार कार्ड में ये भी बात आ रही है कि पहले माता पिता का भी देखा जाएगा कि वो कहाँ का है। तो यही तो हम लोग कहते हैं कि भारत का जन्मा आदमी है, संविधान में है कि भारत का जन्मा आदमी भारत का मतदाता हो सकता है। तो संविधान को लेकर चलते हैं, संविधान का नाम लेते हैं, तो क्या इतना पता उनको नहीं है कि संवैधानिक काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है? तो जब इलेक्शन कमीशन काम संवैधानिक कर रहा है तो फिर सवाल क्यों उठा रहे हैं? कहने का मतलब उन लोगों का पास कोई मुद्दा नहीं है, उन लोग ऐसी प्रलाप कर रहे हैं। प्रलाप कौन करता है ये आपको जानना चाहिए।
तो वहीं पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर पहुंचने में बहुत देर कर दी है और ये मुद्दा तुरंत सुलझाना जरूरी है। तेजस्वी यादव ने यह भी सुझाव दिया कि असम में भी बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए। तो बहुत देर की है और हमको लगता है कि मणिपुर का मामला जल्द से जल्द जो है शांत होना चाहिए। काफी लंबा जो है चल गया। अब देखते हैं, प्रधानमंत्री जी वहाँ तो गए हैं, लेकिन असम में भी जो है कई लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। हमको लगता है मणिपुर गए तो असम भी हो लेना चाहिए। तो वहीं जहां एक और प्राकृतिक आपदा ने जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल को बुरी तरह प्रभावित किया है, वहीं दूसरी ओर राहत और पुनर्वास कार्यों पर केंद्र सरकार की सीधी निगरानी जारी है। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आपको बता दें बजाल तलाक में स्थित का जायजा भी लिया है। साथ ही उन्होंने साफ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हर पल हालात पर नजर रख रहे हैं और किसी भी तरह की संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। पंजाब और हिमाचल प्रदेश का संबंध है, आपको जानती हैं कि किस तरह से सारा का सारा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक एक क्षण इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं तीनों प्रदेशों की। और उन्होंने हिदायतें जारी की हैं कि प्रदेश सरकार के साथ केंद्र सरकार पूरा समन्वय बना करके व्यवस्थाएं खड़ी करे। उसी सिलसिले में कल हमारा जीरो लाइन बॉर्डर पर रहा रामगढ़। आज ये क्षेत्र हमारे बड़े ही कर्मठ विधायक हैं युद्धवीर सेठी जी, और ये तो पहले भी बहुत मेहनती रहे हैं और इनके इस तरह के जनप्रतिनिधि होने से हमें भी सहूलत हो जाती है, सुविधा हो जाती है। तो इनको लेकर के एक दो तो पहले कुछ इश्यूज थे, क्योंकि यहाँ पर बजालता में रेल का स्टेशन है और वहाँ पे कुछ रेल की तरफ से कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था, जहाँ किसी मिसकम्युनिकेशन की वजह से जो वो बाउंड्री वॉल रेज कर रहे थे रेलवे वाले, उससे कुछ एक लोगों के मकानों का रास्ता बंद हो रहा था। तो जाहिर है वो बात रीजनेबल नहीं है, लेकिन शायद किसी के ध्यान में नहीं लाई गई। मैं बधाई दूंगा युद्धवीर जी को, इन्होंने उस इशू को सामने लाया, उजागर किया। डीआरएम साहब से बात हुई, अभी वो सारे मौके पर आ रहे हैं कुछ ही मिनटों में और उसका भी समाधान होगा। इसके अलावा वहाँ पर पुल था, वो भी हमारे विधायक युद्धवीर जी के ही बार बार प्रयास और आग्रह पर उसकी तामीर हुई थी कुछ ही समय पहले, लेकिन किसी को अनुमान नहीं था कि इतनी भारी मात्रा में ये फ्लैश फ्लड्स का सामना करना पड़ेगा, जो कहते हैं कि 99 ईयर्स में सबसे हैवी रेनफॉल हुआ है। तो उसका वो पुल तो बह निकला, लेकिन वो रास्ता था, क्योंकि वो खड्ड में से जब दूसरी तरफ जाते थे लोग तो उनको बड़ी परेशानी होती थी, खासतौर हमारी बहनों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को। अब उसकी दोबारा तामीर होगी और इस आपदा के अनुभव से उसका निर्माण कार्य भी एक दूसरी रचना से किया जाएगा। उसकी ऊंचाई बढ़ा दी जाएगी, पिलर लगाए जाएंगे, उसके पिलर चौड़े कर दिए जाएंगे। इसी तरह से वहाँ पर ट्यूबवेल, उसको भी नुकसान पहुँचा है, जिससे पानी की क्षति हो रही है। जब तक ट्यूबवेल नहीं बनता तब तक वाटर टैंकर्स इत्यादि का तो व्यवस्था की जा रही है, लेकिन उसका भी काम जल्दी से किया जाएगा। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरी स्थानीय निकायों, लोक निर्माण विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और HSIDIIDC के कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा भी की गई और आगामी योजनाओं पर गहन चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को सतत विकास और बेहतर सेवाओं के लिए दिशा निर्देश भी दिए, ताकि प्रदेश की समग्र विकास गति और गुणवत्ता में सुधार हो सके। तो वही आपको बताते चले, मुख्यमंत्री ने दिए कई दिशा निर्देश, साथ ही इस अहम बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। वहीं सीएम सैनी ने की ये समीक्षा बैठक, जहां सभी अधिकारी मौजूद रहे। HSIIDC के कार्यों की ये समीक्षा बैठक, जहां आपको बताते चले मुख्यमंत्री ने दिए कई दिशा निर्देश, साथ ही सीएम सैनी ने ये समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान कई कार्यों को लेकर चर्चा भी की गई। वहीं आपको बताते चले HSIIDC की समीक्षा बैठक, जहां सीएम मौजूद रहे, साथ ही संबंधित अधिकारियों संग बैठक कर सीएम ने उन्हें दिशा निर्देश भी दिए। सीएम सैनी ने की समीक्षा बैठक। इस बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चाएं। HSIDIIDC
की ये समीक्षा बैठक, जहां आपको बताते चले मुख्यमंत्री उपस्थित रहे। साथ ही इस बैठक में कई अहम फैसलों पर, मुद्दों पर चर्चा की गई, कई कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही आपको बताते चले मुख्यमंत्री ने दिए कई निर्देश, जहां संबंधित अधिकारियों को इस बैठक के दौरान कई निर्देश भी दिए गए। तो वहीं आपको बता दें HSIIDC के तहत ये समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जहां मुख्यमंत्री शामिल हुए। सीएम सैनी ने ये समीक्षा बैठक भी की। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हॉटलाइन मेंटेनेंस वैन का उद्घाटन किया, जहां सीएम ने बताया कि ये वैन चलती बिजली में भी मेंटेनेंस का काम कर सकेगी। इससे बिजली सप्लाई को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं निर्बाध पावर सप्लाई के साथ किसी भी क्षतिग्रस्त लाइन की मेंटेनेंस इस मशीन के माध्यम से संभव होगा। सुनिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। आज भारत में पहली बार हॉटलाइन मेंटेनेंस वैन, इसका उद्घाटन किया गया है। ये वैन जो है चलती बिजली में भी मेंटेनेंस के काम कर पाएगी। चलती किसी भी प्रकार की बिजली को सप्लाई को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के साथ कोई भी डैमेज लाइन इस मशीन के माध्यम से मेंटेन होगी। मैं बधाई देती हूँ हमारे पावर मंत्री और पावर मंत्रालय को कि उन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ इस मशीन को भारत में और दिल्ली में लेकर के आए। हमारी योजना है कि आगे इन मशीनों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि बिना डिस्टर्बेंस के बिजली की तारों की मेंटेनेंस हो सके। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।